Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. Welcome all to my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज इशू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तीसरी सीरीज लेकर मैं आई हूँ। इसके पहले हम लोगों ने 2 सीरीज देख ली है। अगर आपको उन सारी सीरीज के क्वेश्चंस को पढ़ना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो कि इशू ऑफ शेयर्स होता है, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन इज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम इज प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल प्रॉफिट। जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो इशू करते वक्त जो प्रीमियम आता है हमें, तो वो प्रीमियम जो है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट बन जाता है। तो इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट? इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट ही होता है हमारा। साथ ही साथ जो हम फिक्स्ड एसेट हमारे पास रहते हैं, वो फिक्स एसेट को जब भी हम सेल कर देते हैं तो आफ्टर सेल हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। अभी अभी जैसे कि हमने एक क्वेश्चन देखा कि जब भी हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं प्रीमियम में, तो जो प्रीमियम हमें मिलता है वो भी कैपिटल नेचर में होता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन जो कॉम्पनसेशन रिसीव होता है हमें टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स इज 5%, 10%, नो लिमिट, 100%। इशू ऑफ शेयर्स करते वक्त हम शेयर्स पर कितना प्रीमियम लगा सकते हैं, यानी कि उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या? तो उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। अप टू नो लिमिट हम प्रीमियम उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when a company issues shares at a premium, the amount of premium should be received by the company along with application money, along with allotment money, along with calls, along with any of the above. शेयर्स को इशू करते वक्त प्रीमियम जो चार्ज किया जाता है वो या तो एप्लीकेशन के टाइम पर चार्ज किया जा सकता है, अलॉटमेंट के टाइम पर चार्ज किया जा सकता है, या फिर किसी भी कॉल की ऊपर भी इसे चार्ज किया जा सकता है। तो तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन डी अलॉन्ग विथ एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। ऑप्शंस आर writing off the preliminary expenses of the company, issuing bonus shares to its shareholders of the company, buyback of its own shares, all of the above. अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की जो अमाउंट है वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो हम प्रीमियम का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ओन शेयर्स है उसे अगर हमें बायबैक करना है तो तभी भी इसका यूज़ हो जाता है। तो ये अमाउंट यहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इनमें से कौन सी पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता? amortization of preliminary expenses, distribution of dividend, issue of fully paid bonus shares, buyback of own shares. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बोनस शेयर्स अगर हमें इशू करने हैं तो वहाँ पर भी ये अमाउंट यूटिलाइज की जा सकती है। हमारे ओन शेयर्स को बायबैक करने के लिए भी ये यूज़ की जाती है। लेकिन जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिविडेंड्स का, तो डिविडेंड्स के लिए हम प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, premium on the issue of shares should be shown on the asset side of balance sheet, on the equity and liability side of balance sheet, in profit and loss statement, none of the above. इशू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो है वो हमारी लाइबिलिटी साइड को होता है। सो ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ कंपनी इशूड 50,000 shares of ₹20 each at 5% premium. ₹10 were payable on application and balance on allotment. What will be the allotment money?
50,000 शेयर्स है 20 रुपीज़ ईच के, उसके ऊपर हमें 5% प्रीमियम पे करना है, यानी कि 20 रुपीज़ पर 5% से प्रीमियम बन जाता है 1 रुपी। तो अब ये 21 रुपीज़ से हमारे जो शेयर्स हैं वो इशू हो रहे हैं। 10 रुपीज़ जो है वो पेएबल हो गए एप्लीकेशन पर, यानी कि 11 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट के लिए आ जाएंगे। तो अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो होगी 11 रुपीज़ की। अब 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 11 रुपीज़, तो अमाउंट बन जाती है 5,50,000। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, interest on calls in arrears is charged according to table F at 6% per annum, 10% per annum, 5% per annum, 12% per annum. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स जो है वो चार्ज किया जाता है टेबल एफ में 10% पर एनम पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट as deduction from issued capital, as deduction from subscribed capital, as addition to subscribed capital on the asset side. कॉल्स इन एरियर्स जो है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं और उसे हम डिडक्ट कर देते हैं हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से। सो ऑप्शन बी एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पर टेबल एफ के तहत हमें 12% इंटरेस्ट पे करना होता है। सो ऑप्शन ए 12% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज added to share capital, deducted from share capital, shown on asset side, shown on equity and liability side. कॉल्स इन एडवांस पर जो अमाउंट होती है उस अमाउंट को हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं और वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पर आती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग अमाउंट्स वेयर पेएबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी: ₹3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. X holding 500 shares paid only application and allotment money, whereas Y holding 400 shares did not pay final call. Then amount of calls in arrears will be 3,800 rupees, 2,800 rupees, 1,800 rupees, 6,200 rupees. अब यहाँ पर हमें प्राइसेस दिए हुए हैं 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पर है। अब यक्स जो शेयर होल्डर है उसने 500 शेयर्स लिए हुए थे जिसके ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे की गई है, यानी कि फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल उसके ऊपर पे किया गया नहीं है। तो 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ यानी कि 1,000 रुपीज़ और फाइनल कॉल के 2 रुपीज़ यानी कि 1,000 रुपीज़, यानी कि यक्स ने 2,000 रुपीज़ पेड नहीं किए हैं। जबकि वाई शेयर होल्डर जो है जिसके पास 400 शेयर्स है उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो फाइनल कॉल की अमाउंट है 2 रुपीज़, तो 400 शेयर्स पर 2 रुपीज़ यानी कि 800 रुपीज़। तो एक्स के 200 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स में है और वाई के 800 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स में है। तो दोनों के मिला के 2,800 रुपीज़ जो है वो कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगी। सो ऑप्शन बी 2,800 इज द करेक्ट आंसर। The subscribed capital of a company is 80 lakh and the nominal value of the share is 100 each. There were no calls in arrears till the final call was made. The final call was paid on 77,500 shares only. The balance in the calls in arrears amounted to rupees 62,500. Calculate the final call on shares. देखिए अब हमारे पास 80 लाख का नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स का, जहाँ पर कि शेयर्स की अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ ईच की है। अब यहाँ पर हमें बताया है कि कोई भी कॉल्स इन एरियर्स हमारी इसमें नहीं है और फाइनल कॉल जो हमने किया है वो 77,500 शेयर्स पर किया है और कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट जो है फाइनल कॉल के वक्त वो है 62,500 रुपीज़। तो ये यहाँ पर हमें समझ आता है कि हमारा जो फाइनल कॉल है वो फाइनल कॉल का अलॉटमेंट 25 रुपीज़ का हो जाता है। सो ऑप्शन डी 25 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स paid the amount of call at the rate ₹5 per share on 1st November 2018, whereas the call was due on 1st March 2019. Interest on calls in advance as per table F will be 600 शेयर्स पर 5 रुपीज़ का कॉल पेड किया गया है जो कि
2018 1 नवंबर 2018 को पेड किया गया है, जबकि अमाउंट जो है वो ड्यू होने वाली है 1 मार्च 2019 को। तो ये कॉल्स इन एडवांस है और टेबल एफ की तहत 4% से ₹120 इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम विच अकाउंट expenses on issue of shares will be written off first of all? Statement of profit and loss, miscellaneous expenditure account, share issue expenses account, securities premium reserve account। अब इनमें से वो कौन सा अकाउंट है जहाँ पर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो है वो राइट ऑफ किए जाते हैं सबसे पहले? तो हमारे जो राइट ऑफ किए जाते हैं वो शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से राइट ऑफ होती है ये अमाउंट, जो कि एक्सपेंसेस हमें इशू ऑफ शेयर्स पर लगते हैं उसे हम यहाँ से राइट ऑफ कर देते हैं। सो ऑप्शन डी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। Pro rata allotment of shares is made when there is under subscription, over subscription, equal subscription as and when desired by directors। जब भी हम शेयर्स इशू कर देते हैं और हमने जितना इशू किया है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ जाता है, तो एट दैट टाइम हमें प्रो रेटा अलॉटमेंट करना पड़ता है। सो ऑप्शन बी ओवर सब्सक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, authorized capital of a company is divided into 5 lakh shares of rupees 10 each. It issued 3 lakh shares. Public applied for 3,60,000 shares. Amount of issued capital will be। अब 5 लाख शेयर्स जो है वो हमारे ऑथोराइज्ड कैपिटल के हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 लाख शेयर्स को इशू किया है। तो पब्लिक जो है वो अप्लाई कर रही है 3,60,000 शेयर्स पर। पब्लिक अप्लाई कर रही है यानी कि यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा जो इशू है वो इशू 3 लाख शेयर्स का ही रहेगा। तो अमाउंट जो होगी हमारी इशूड कैपिटल की वो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 30 लैक्स होगी। सो ऑप्शन ए 30 लैक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a company invited application for 1 lakh shares and it received applications for 1,50,000 shares. Applications for 30,000 shares were rejected and the remaining were allotted shares on pro rata basis. How many shares an applicant for 3,000 shares will be allotted? अब कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को इशू कर दिया था जिसके ऊपर एप्लीकेशन 1,50,000 के लिए आए हैं। अब उसमें से 30,000 शेयर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि 1 लाख शेयर्स हमें इशू करने हैं, लेकिन हमारे पास अब एप्लीकेशन है 1,20,000 शेयर्स के लिए। तो हमारा रेशो जो है वो बन जाता है 5:6 का। अब हमारे पास अगर अब हमें जो पूछा गया है हाउ मेनी शेयर्स एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। अब किसी एप्लीकेशन 3,000 शेयर्स के लिए अगर कोई एप्लीकेशन आया है तो उसको अलॉटमेंट में कितने शेयर्स मिलेंगे? तो 5:6 का रेशो अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो 6 रेशो में 3,000 शेयर्स को रखना पड़ेगा और 5 रेशो में हमें अलॉट करना पड़ेगा। तो 5 रेशो में 2,500 शेयर्स आते हैं। सो ऑप्शन ए 2,500 शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, E Limited has allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata basis. The amount payable on application was ₹2. F applied for 420 shares. The number of shares allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from F will be। यहाँ पर फिर से प्रोरेटा अलॉटमेंट हमें देखने मिलता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि 14,000 शेयर्स को अलॉट किया गया है 10,000 शेयर्स के लिए, यानी कि जब भी 14,000 शेयर्स, अभी इसका रेशो अगर हम बनाए तो 10:14 यानी कि 5:7 आएगा। यानी कि जब भी कोई शेयर होल्डर 7 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 5 शेयर्स अलॉट होंगे। अब यफ शेयर होल्डर जो है उसने अप्लाई किया है 420 शेयर्स के लिए, तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 420 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 420 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, तो उसको अलॉटमेंट होगा 300 शेयर्स का। अब 300 शेयर्स अलॉट होंगे जबकि उसने अप्लाई किया है 420 शेयर्स के लिए, यानी कि 120 शेयर्स जो है वो एक्सेस है। तो इस 120 शेयर्स को हमें रिफंड करना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन की अमाउंट ₹2 थी, यानी कि 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 240 रुपीज़ जो है वो हमारे एडजस्टमेंट के अगेंस्ट हमें अलॉटमेंट के अगेंस्ट हमें एडजस्ट करने होंगे। सो ऑप्शन डी 300 शेयर्स एंड 240 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If applicants for 80,000 shares were allotted 60,000 shares on pro rata basis, the shareholders who was allotted 1,200 shares must have applied for. अब देखिए 80,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट हो गया है 60,000 का, यानी कि यहाँ पर फिर से अगर हम रेशो शॉर्ट कर दे तो 8:6, यानी कि 4:3 का रेशो आ जाता है। यानी कि जब भी हमने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है हमें अलॉटमेंट मिलता है 3 शेयर्स का। अब यहाँ पर अलॉटमेंट 1,200 शेयर्स का है, तो एक्चुअल कितने शेयर्स मांगे होंगे ये हमारा इक्वेशन है। तो हमें क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1,200 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1,600 शेयर्स का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a company offered 50,000 shares of rupees 10 each at par payable as to rupees 3 on application, rupees 5 on allotment and the balance on final call. Applications were received for 60,000 shares and the allotment was made on pro rata basis. The excess application money was to be adjusted on allotment and call. How much amount will be transferred from share application account to share allotment account? अब 50,000 शेयर्स जो है वो इशू किए गए थे, जबकि हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं 60,000 शेयर के लिए, यानी कि हमारे पास 10,000 शेयर्स एक्सेस आए हुए हैं। अब इस 10,000 शेयर्स पर अमाउंट जो एप्लीकेशन के टाइम पर ही आई है वो है, एप्लीकेशन की अलॉटमेंट है 3 रुपीज़ की, यानी कि 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ से 30,000 रुपीज़ एक्सेस आए हुए हैं। तो ये जो एक्सेस आई हुई अमाउंट है उसे हमें एडजस्ट करना है हमारी शेयर अलॉटमेंट के साथ। सो ये 30,000 रुपीज़ एडजस्ट हो जाएंगे शेयर अलॉटमेंट में। सो ऑप्शन बी 30,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a company issued 4,000 equity shares of rupees 10 each at par payable as under: on application 3, on allotment rupees 2, on first call rupees 4 and on final call rupees 1 per share. Applications were received for 13,000 shares. Applications for 3,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the applicants for 10,000 shares. How much amount will be received in cash on first call? Excess application money is adjusted towards amount due on allotment and calls. देखिए 4,000 शेयर्स को हमने इशू कर दिया है, जबकि एप्लीकेशन आए हैं 13,000 के लिए। उसमें से 3,000 शेयर्स को हमने रिफंड कर दिया है, तो बचे हैं हमारे पास 10,000 शेयर्स। अब इस 10,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, प्रोरेटा अलॉटमेंट के साथ शेयर कर दिया है। तो अब फाइनल कॉल, अभी हमें फर्स्ट कॉल पर कितनी अमाउंट आएगी ये पूछा हुआ है। तो फर्स्ट कॉल पर हमें देखना है कि फर्स्ट कॉल का जो अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कॉल पर हमारे पास है 4 रुपीज़। तो अब हमें, तो फर्स्ट कॉल पर अमाउंट ड्यू हो जाती है 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 16,000 की, जिसमें से हमारे पास 10,000 ऑलरेडी पहले ही आए हुए हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। तो एक्सेस अमाउंट जो है, यानी कि जो कैश में पेमेंट होगा फर्स्ट कॉल के टाइम पर, वो होगा 6,000 रुपीज़ का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A company issued 4,000 equity shares of rupees 10 each at par payable as under: on application 3, on allotment 2, on first call 4 and on final call 1 per share. Applications were received for 10,000 shares. Allotment was made on pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी 4,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन 10,000 शेयर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया हुआ है। तो 10,000 यानी कि एक्सेस अमाउंट जो है वो एक्सेस अमाउंट हमें ऑलरेडी पहले ही आ चुकी है। तो ये जो ऑलरेडी मिली हुई अमाउंट है वो अमाउंट हमें आ गई है अलॉटमेंट पे, जो अमाउंट ड्यू है वो हमें पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पर ही मिल गई है। तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट हमें नहीं आएगी कैश में अलॉटमेंट के टाइम पर। सो ऑप्शन सी नील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a company issued 5,000 equity shares of rupees 100 each at par payable as 40 rupees on application, 50 rupees on allotment and 10 rupees on call. Applications were received for 8,000 shares. Allotment was made on pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? 5,000 शेयर्स इशू किए थे, जिसके ऊपर 8,000 शेयर्स हमारे पास आए हैं। तो 8,000 शेयर्स पर हमें क्या करना है, अलॉटमेंट मनी प्रो रेटा अलॉटमेंट देना है। तो जब भी 8 शेयर्स मांगे हुए हैं तो उन लोगों को हमें 5 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब अलॉटमेंट अमाउंट जो है हमारी, वो अलॉटमेंट अमाउंट फिक्स की गई है हमारी 50 रुपीज़ के साथ।
तो 50 रुपीज़ से जैसे कि हमें पता है अमाउंट जो हमारी ड्यू हो जाती है अलॉटमेंट पर 5000 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी कि 2,50,000 लेकिन इसमें से ऑलरेडी हमें पहले ही एक्सेस अमाउंट मिली हुई है जो कि हमें उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो अभी हमारी जो कैश हमें अलॉटमेंट के टाइम पर मिलेगी वो है 1,30,000 रुपीज़ की। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये जो थर्ड सीरीज़ है इश्यू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारी इशू ऑफ शेयर्स के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की लास्ट सीरीज यानी कि फोर्थ सीरीज में बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।